हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग 14 दिसंबर का पेपर नंबर फर्स्ट जो है सीडीपी का, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छा पेपर आया है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, टफ भी नहीं, मॉडरेट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं और जो क्वेश्चन है सब ठीक ठाक हैं। तो बने रहें क्लास में लास्ट तक। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। कैसे सीखते हैं? गति संवेदी, गति का मतलब होता है मूवमेंट करना। काइनेस्टिक लर्नर्स, तो वो किसके माध्यम से सीखते हैं? सुनने, देखने, छूने। तो गतिक जो होता है, गतिक का मतलब होता है गति करके सीखना। तो डूइंग एंड मूविंग। जिस बच्चे ने पेपर भेजा है उसका बिल्कुल सही लगा हुआ है, करने और चलने फिरने। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बिल्कुल 25 क्वेश्चन ऐसे जो बिल्कुल सीधे सीधे हैं। वाइगोट्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन पाड़ मचान ढांचा, इसकी 4 हिंदी मैंने आपको पढ़ाई है और जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग, बच्चों की सीखने में की गई अस्थायी तौर पर मदद। तो ऑप्शन 1, छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर महारत हासिल करना। नहीं है। किसी कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना, आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो इसीलिए इसमें सेकेंड वाला होगा। श्रेणी हमको नहीं करनी है बच्चों की और सवालों के जवाब देने के लिए हमको नहीं कहना, इसलिए दूसरे का हमारा दूसरा ही सही है। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है। रचनावादी दृष्टिकोण से व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू? कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू क्या होता है? रचनावाद का मैंने आपको एक ही मतलब बताया। रचनावाद का मतलब होता है निर्माण करना, और रचनावाद के पिता कौन है? जीन पियाजे जी हैं। तो रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या हो जाएगा? सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट। अरे कोरी स्लेट तो जान ले कहकर मर गए। ठीक है, जान लाक ने कहा था कि बच्चा जो कोरी स्लेट होता है गलत है। निष्क्रिय, अगर आपने अभी तक हमारी पॉजिटिव टैग वर्ड वाली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। ये निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो अधिगम कभी निष्क्रिय नहीं होगा। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित करना, बिहेवियर जो व्यवहारवादी है नहीं। रचनावादी दृष्टिकोण में होता सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। और रचनावादी कौन कौन है मनोवैज्ञानिक? जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग और जेरोम ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 4, डिसग्राफिया। डिस का मतलब मैंने आपको बताया था, डिस का मतलब खराब, बेकार। जहाँ जिसके आगे डिस लग जाए, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया, डिस्थेमिया, तो वो गलत हो। ग्राफ किस में बनाते हैं? ग्राफ लिखते हैं, लिखने ही तो बनते हैं ग्राफ। तो डिसग्राफिया जहाँ मिल जाए उसको पकड़ लो, लिखने संबंधी प्रॉब्लम होगी बच्चे को, तो लिखित कार्य में चुनौती। इसलिए चौथे का हमारा तीसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन और रीजन वाले मैंने आपको बताया था कि 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 30, 1/5, 6 पंजे 30, 1/5 पेपर आता है असर्शन और रीजन से। इसमें भी इतने ही क्वेश्चन आए और कल भी आएंगे जी, इतने ही आएंगे। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 नहीं किया है इस बच्चे ने। अभिकथन, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़कियों को कला अलंकरण में कार्य देने के लिए। जहाँ पर भी लड़कों और लड़कियों को लेकर भेदभाव किया जाए वो क्या होता है? जेंडर बायस होता है, जो कि आपको नहीं करना है, इसलिए गलत। बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका निभाते। जेंडर होता है सामाजिक, ना कि होता है बायोलॉजिकल। तो इसलिए ये भी गलत हो गया, तो दोनों गलत है। इससे क्वेश्चन हर बार पूछा था, इस बार सेकेंड पेपर में तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें तो अभी 1 ही पूछा गया। तो इसका 5वें का हमारा आंसर हो जाएगा दोनों गलत। ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ जिनके, जी 100% सही ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक? समावेशन, सबका साथ सबका विकास, सबको समाहित कर लो, किसी को भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो विकलांग हों, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चे हों, चाहे वो गरीब परिवार के बच्चे हों, चाहे वो अमीर परिवार के भी बच्चे, जहाँ कहीं हो। तो उन्हीं के अनुसार ये लचीला पाठ्यक्रम बिल्कुल सही है।
सहयोगात्मक अधिगम बिल्कुल सही। पृथक्करण नाम ही कर रहे, निगेटिव टैग वर्ड है, पकड़ लो इसको। अब थर्ड तो होगा ही नहीं, थर्ड जहाँ जहाँ है वो काट दो। देखिए इस बच्चे ने बिल्कुल सही है, ये भी काटा है, ये भी काटा है, इसको भी काट, क्या बचा? पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसीलिए पहला हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति सक्रियशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते समय से बचना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर गलत होता है। अब यहाँ तक अगर पढ़ा, यहाँ पर बचना नहीं पड़ा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। निगेटिव क्वेश्चन है जी निगेटिव नकारात्मक क्वेश्चन है। क्या नहीं करना चाहिए, इसको शॉर्ट में कहते हैं ADHD। ADHD क्या होती है? जिनका ध्यान ज़्यादा देर तक नहीं लगता है, तो उनके लिए किस काम को हमको नहीं करना चाहिए? तो विकर्षण और शोर। एक तो उनका ध्यान नहीं ज़्यादा देर तक लगता है किसी काम में, और आप वहाँ शोर करने लगे जाके बहुत ज़्यादा, तो क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड मेकिंग नॉइजेस। तो 7 का हमारा दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हार्वर्ड गार्डनर से सेकेंड पेपर में अभी हमने हल किया था, 2 क्वेश्चन आए थे इनसे, हार्वर्ड गार्डनर से। कल भी आएंगे जी क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर से, ठीक है, बिल्कुल आएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार, मतलब वैज्ञानिक भी किसी प्रकार की बुद्धि होगी मूर्तिकार में, तो वैज्ञानिक कौन बनता है? जिसमें कैसी बुद्धि होती है? ट्रांसडेक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें जिसको होती हैं, ठीक है, उसको होगी मूर्तिकार। मूर्ति कौन बना सकता है? जिसको स्थान की समझ हो। मान लीजिए कोई हमको इंसान की मूर्ति बनानी है, अगर हमको स्थान की समझ नहीं है तो आप पंजे बनाने को कितनी जगह में बना दोगे, कितनी भी जगह, नाक कैसी बना डालोगे, हाथ लंबे चौड़े कर दोगे। तो मूर्तिकार में होते स्पेशियल, इंग्लिश वर्जन देखना, स्पेशियल। तो देखिए स्पेशियल 2 जगह है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वैज्ञानिक में कौन सी होगी, ठीक है, तो या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। अब क्या प्राकृतिक बुद्धि होती है वैज्ञानिक में? प्राकृतिक बुद्धि किस में होती है? किसान में होती है, शिकारी में होती है, जीव वैज्ञानिकों में होती है, जो बोटनिस्ट होते हैं, ठीक है। एक हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा अकॉर्डिंग टू गार्डनर, जस्ट 1 मिनट, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। गार्डनर वाइल साइंटिस्ट वुड एग्जिबिट हाई इंटेलिजेंस, ए स्केप्टर वुड हैव इंटेलिजेंस, ट्रांसडक्टिव। तो इसका आंसर बेटा इसने गलत लगाया है, 8 का दूसरा वाला प्राकृतिक, नेचुरलिस्टिक होती है और स्थानिक, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रांसडक्टिव ये बुद्धि का कोई प्रकार ही नहीं दिया है इन्होंने। हार्वर्ड गार्डनर ने केवल 8 प्रकार की बुद्धि बताई है अपनी बुक में, द एबिलिटी ऑफ मैन में, जो कि सिद्धांत इन्होंने 1983 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, 9, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं, मतलब जानते हैं कि हमारे बच्चे किस सामाजिक संस्कृति से आते हैं, गरीब परिवार के हैं, अमीर परिवार के हैं, या वंचित वर्ग से आते हैं। बिल्कुल सही है। सीखना सामाजिक संदर्भ में होता है, जिसको कहते हैं हम कंटेक्चुअल। तो दोनों सही हैं। जब दोनों सही हैं, ऊपर भी देखिए सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात कही गई है, नीचे भी सामाजिक संदर्भ की बात की गई है। जब ऊपर की चर्चा नीचे भी की गई हो, दोनों सही भी हों, तो एक्सप्लेन करेगा, तो व्याख्या भी करेगा, इसलिए 9 का हमारा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? क्या है ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे का? तो पियाजे ने, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था सीटेट में, ऐसा केवल ये बना हुआ था ग्राफ, कहा था कि ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार, हाँ संभल कर सुन लीजिए, जीन पियाजे के अनुसार विकास असतत प्रक्रिया है, असतत, डिसकंटिन्यूअस। इसीलिए इन्होंने विकास की जो है चरण दिए हैं, अवस्थाएं दी हैं कि बच्चों का विकास चरणों में होता है। तो इसलिए हमारा 10 का 4 हो जाएगा। कौन कितनी अवस्थाएं? SPCF 4 अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, देखिए एक क्लास हमने बनाई हुई जिसमें पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग के फोटो लगा के क्लास बनाइए। उस क्लास को आप कर ले जाके, इन तीनों को जोड़कर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आने ही हैं। अगर कल जिनका पेपर है वो लोग देख लें जाके क्लास को, 8 से 10 क्वेश्चन इन तीनों से आपको मिलने वाले हैं।
पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के संवेदी चालक अवस्था, संवेदी चालक जिसमें संवेदना मतलब सेंसेस से काम करता है, वो कौन सी अवस्था होती है? वो पहली अवस्था होती है। 2 महत्वपूर्ण कारक आते हैं, कौन क्या क्या आता है? तो देखिए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क चौथी का है, होगा ही नहीं। जीववादी परिवर्तन ये हमारी दूसरी का है, जे भी नहीं होगा। वर्गीकरण और क्रमबद्धता क्लासिफिकेशन सीरीज ये तीसरी का, जे भी नहीं होगा। तो वस्तु स्थायित्व एंड डिफर्ड इमिटेशन स्थगित अनुकरण, इसलिए 11 का हमारा चौथा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? बाहरी मोटिवेशन एक आंतरिक जो अंदर से होता है, अपने काम के लिए, मनोरंजन के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते, अंदर से आता है। बाहरी चीज़ों को जो देख कर आता है उसको बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती नहीं, वो तो आंतरिक हो जाएगी। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, भैया मुझे टॉप करनी है, लोगों को दिखाना है कि देखिए मेरी टॉप आई है, या मुझे पापा साइकिल लेके दे देंगे, मुझे स्कूटी दिलवा देंगे, तो मैं बाहर की चीज़ों को देखकर मोटिवेट हो रहा हूँ। अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, ये भी आंतरिक का उदाहरण है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये भी कैसी है? आंतरिक है। तो बाहरी कौन सी है? जो वातावरणीय परिणामों से आती है। तो 12 का दूसरा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? नहीं वालों को कर लो सर्किल, नहीं तो ये गलत कर देंगे। अर्थ मीनिंगफुल लर्निंग के लिए समझ कौन सही नहीं है? डेवलपिंग स्किल्स बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ज्ञान करने में बिल्कुल सही। ज्ञान रटना कंठस्थीकरण कभी सही हो ही नहीं सकता। तो जो सही नहीं है वही हमारा सही है, क्योंकि क्वेश्चन है निगेटिव। तो 13 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, तो उसको क्यों बच्चे बात से करते हैं? जूनियर वाले में भी पेपर आया था, उसमें थोड़ा और डिफ़िकल्ट करके आया था। अभी जूनियर वाला पेपर हमने किया था 14। तो बच्चे अपने विचार और अपने आप को डायरेक्शन देने के लिए, जैसे कि अगर आपको ध्यान हो, ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि 5 साल की नजमा है, वो स्वयं से बोल बोल कर अपने पजल को सॉल्व करती, कहती है मेरा पजल, अरे लाल वाला टुकड़ा कहाँ? लाल नहीं नीला होगा जी, नीले से नहीं बनेगा, अच्छा जी ऐसे नहीं। तो वो बच्चे ये बात क्यों करते हैं? इसको कहते हैं हम व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच, अपने आप को निर्देशित करने के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए। इसलिए 14 का हमारा दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीप दूराभिमुख, इसको मैंने हमेशा कहा था, इसकी हिंदी को कम याद करना, इंग्लिश में इसको याद रखो। इसको कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, 2 सिद्धांत पढ़ाए थे, एक सिपोलियो कॉर्डल का पढ़ाया था, एक प्रोक्सिमो डिस्टल। जैसे ये इंसान है, समझ लीजिए, इसका विकास सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है उसका सिर पर कंट्रोल नहीं होता। इसको जब गोद में लेते हैं तो सिर पर हाथ लगा लेते हैं, क्यों? इसीलिए बच्चे का सबसे पहले सिर रुकता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। तो विकास ऊपर से शुरू हुआ, नीचे तक गया, तो सिर से पैर की तरफ। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिपेलो कार्डल। सिपेलो का मतलब होता है माइंड। ठीक है, एक तो जी हमने देख लिया ऊपर से नीचे की। दूसरा क्या है हमारा? एक विकास कहता है कि विकास अंदर से बाहर की ओर होगा। सबसे पहले धड़कन बच्चे में डेवलप होती है, उसके बाद बच्चे पूरी भुजाओं को चलाना सीखते हैं, मतलब ठीक है, फिर अंगुलियों को चलाना सीखते हैं। तो अंगुलियां सबसे बाद में हैं, पहले पूरा हाथ, पहले मतलब पूरी भुजा चलानी सीखे पहले पूरी, ठीक है, फिर अंगुलियां आती हैं सबसे बाद में। तो अंदर से बाहर की ओर विकास होता है, किस सिद्धांत के अनुसार? प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डेवलपमेंट। इसीलिए एक मैंने कि बच्चे गिलास पकड़ने से पहले, बच्चे लिखने से पहले गिलास को पकड़ना सीख लेते हैं। यही मैंने एक क्लास बनाई थी। क्यों? तो क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल के कारण। इसलिए इस बच्चे का गलत है, 15 का 4 वाला सही होगा। 16, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वे कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कहलाई जाती है। कूटलेखन, इनकोडिंग, उत्प्रेरक अवधि, प्रोत्साहन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि। एक व्यक्ति, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इन डेवलपमेंटल टर्म्स ए टाइम फ्रेम वेयर एन इंडिविजुअल अपहोल्ड्स एन एम्प्लीफाइड सेंसिटिविटी टू पर्टिकुलर
incentives for developing particular skills to function in an efficient manner referred to as a development critical period। ठीक है, इसको कहेंगे क्रिटिकल पीरियड। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आपको तो उसको इंग्लिश वर्जन देख लेना, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन करते समय गलती हो सकती है। तो इसका जो इस वाले क्वेश्चन में हम 99% जो आंसर है भाई वो चुनौतीपूर्ण अवधि को देंगे। 1% इसमें प्रोत्साहन अवधि भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, जो आंसर की आएगी उसके लिए आपको ऑफिशियल में ही देखना होगा। फिलहाल 99% इसका आंसर चौथा ही सही है। प्रति प्रवर्धित संवेदनशीलता रखता है। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा। अगर आपने यहाँ तक पढ़ा आलंबन सीखने की प्रक्रिया में, यहाँ तक अगर जल्दी से पढ़ गए, बाधा नहीं पढ़ा तो गलत हो जाएगा। क्या इसके फोल्डिंग बच्चों की सीखने में बाधा करती? बाधा नहीं, सहायता करती है, इसलिए ये गलत हो गया। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके उसमें हेर फेर करके सीखते नहीं। व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होकर सीखने की बात लेव वाइगोत्स्की जी नहीं करते, वो समाज के द्वारा सीखने की बात करते, इसलिए दोनों गलत। 17 का 3। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे कोरी स्लेट होते नहीं। जॉन लॉक ने ये तो बात कही थी, जॉन लॉक। अब ये बात सत्य नहीं है। ठीक है, अनियंत्रित पैदा होते हुए सामाजिक होने की आवश्यकता होती नहीं। इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ नियत होती जैसा नॉनसेंस। बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते जिसमें पलकर जिसमें बड़े वो होते हैं, तो इसलिए 18 का 4। 19, लॉरेंस कोहलर के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अरे मैं सीटेट देने जा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे कि अभी तुम्हारा सीटेट नहीं हो पाया, अभी सीटेट ही दे रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। परंपरा जिसमें हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर डालते हैं। तो 19 का पहला। 20, अभिकथन वाले क्वेश्चन 5 पूछे गए 30 में से, समझ लीजिए। इन क्वेश्चन के टॉप 50 क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं और टॉप 12 क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, उनको आप कर लीजिए अगर आप अभी तक ना किए हों। अभिकथन, 5 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। सही बात है, बच्चे छोटे हैं। क्यों? बच्चे 5 से 6 साल बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, जो आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमल डिजिटल में। इसलिए दोनों बातें सही है, एक्सप्लेन भी करेगा। 20 का 4। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। दूरी नहीं, बल्कि शिक्षक और छात्रों को पास पास रहना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, इंटरेक्टिव रहना चाहिए। तो ये गलत है। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय, इसमें बजाय पूरा गलत कर रहा है काम। एकाधिक मतलब बच्चों को लोकतांत्रिक तरीके से ना पढ़ाइए, बल्कि मारपीट सत्तावादी तरीके से पढ़ाएंगे, गलत, दोनों गलत। इसलिए 21 का 3 हमारा सही है। इस बच्चे के बहुत क्वेश्चन सही लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसे देते हैं? महारत उन्मुख, मास्टरी ओरिएंटेड, अपनी स्किल पर सीखने पर ध्यान दीजिए, झक मार के आएगी सफलता एक दिन। ठीक है, हो सकता है टाइम लगे लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो उन्मुख शिक्षार्थी आम सफलता का श्रेय किसे देते और असफल हो जाने पर किसको कोसते हैं? तो देखिए, जो अपनी स्किल पर विश्वास करता है सफल होगा, तब योग्यता और कोशिश। ठीक है, अपर्याप्त कोशिश, हाँ ठीक है, हम रह गए क्योंकि हमने पर्याप्त उतनी कोशिश नहीं कर पाई थी, इसलिए 22 का पहला होगा, ना कि 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें आती? सामाजिक संचार नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपने आप में मन में मस्त मौला रहते हैं, तो वो कौन लोग होते हैं? वो ऑटिज्म वाले होते हैं। तो 23 का 4 हो जाएगा। 24, लेंथी पेपर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेपर लेंथी है, इजी है, लेकिन बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है ये पूछने पर सिया कहती है, सिया क्या कहती है? भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियाँ ढो ढो कर थक चुके थे, इसे ऐसी व्याख्या। अब बच्चे ऐसी बातें क्यों कहते हैं? क्या चीज़ को प्रदर्शित करता है?
तो ये उस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि बच्चों को समझ है, लेकिन ठीक है उन्होंने अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट बना ली जो कि सही नहीं है, लेकिन बच्चों को इसको सीखने में मदद मिलती है। संकेत देते हैं कि बच्चे में संज्ञानात्मक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, घटना को समझ की कोशिश करते। 24 का पहला क्वेश्चन नंबर 25, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक साथ, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर दिया है। एक 7 वर्षीय लड़का है ऋषभ नाम का, वो एक गुड़िया उठाता है, गुड़िया से खेलने का प्रयास करता है। उसके साथ वाले लड़के उसकी मजाक बनाते हैं कि क्या लड़के हो के गुड़िया से खेल लोगे। एक शिक्षक हैं आप वहाँ पर, आप क्या करेंगे? आप अपने विद्यार्थियों को लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन, आप अनबायस हैं, आप किसी भी जेंडर के प्रति भेदभाव नहीं करते हैं, लिंग के प्रति, सेक्स के प्रति। आपको क्या करना चाहिए? आप एक टीचर हैं, इस स्थिति में कौन सी प्रतिक्रिया आपकी होनी चाहिए? तो आप क्या कहेंगे? चौथा, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए, हम ये कहेंगे। और कहेंगे कि दूसरे बच्चे जो भी हैं वो भी अपनी पसंद का भी कोई खिलौना खेल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि लड़के कार से खेलेंगे, लड़कियां गुड़िया से खेलेंगी। तो इसलिए 25 का हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 26, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर बल देना चाहिए? समस्या से संबंधित जानकारी को केवल एक ही पहलू पर, तो ये तो गलत हो गया। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। फोकसिंग ऑन इन्फॉर्मेशन दैट कन्फर्म्स एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड परसेप्शंस। ओके, समस्याओं को विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना, तो पहला तीसरा तो 100% गलत। चौथा, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, तो 26 का चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर से सीखते हैं। बच्चे क्या अनुभव करते हैं तब सीखते हैं? देखिए, इस बालक ने बहुत गलत आंसर ये लगा दिया है कि जब बच्चे ज़्यादा दुखी दर्द होते, चिंता फिक्र करते हैं तब वो अच्छी प्रकार से सीखते हैं। नहीं, जब बच्चों में अधिक सीखने के माध्यम का एक उत्साह स्तर हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, अधिगम हेल्पलेसनेस नहीं, डिमोटिवेट होंगे, तो इसलिए 27 का तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 28, फिर कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, इन तीनों से ही क्वेश्चन बहुत आते हैं 8 से 10। क्यों? क्योंकि ये तीनों हैं रचनावादी और रचनावाद पर ही आधारित है हमारा सीटेट। 28, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि बच्चे के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते नहीं, लिंग भेद बात नहीं की है, इसीलिए तो इनकी आलोचना की जाती, क्योंकि इन्होंने अपने प्रयोग में केवल बॉयज़ को लिया था। बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, गलत, तो इसका 28 का चौथा हमारा सही है। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। 29, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। अभिकथन वाला बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। समावेशी की एक ही ट्रिक है बस, I = G+S। इसका मतलब क्या? I फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, G फॉर जनरल, सामान्य बालक, S फॉर स्पेसिफिक बालक, विशिष्ट बालक। जब दोनों प्रकार के बालक एक ही क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं तो इस क्लास को हम समावेशी कक्षा कहते हैं। और विशिष्ट बच्चों में, स्पेशल बच्चों में केवल दिव्यांग बच्चे ही नहीं आते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे भी आते हैं, तो उपयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ, मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण। अब ये मानक शब्द अगर आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो अपने आप में गलत है, निगेटिव पॉजिटिव में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये गलत, लेकिन पहला सही है, तो ये सही है, आर गलत है। 29 का दूसरा सही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय 4 + 5 = 9, 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, समझ नहीं पाता है। बच्चा 3 से 8 बना लेता है कि भाई 3 अगर जे हैं इनको ऐसे मिला दो, इनको ऐसे, 3 से 8 बना लेगा, लेकिन 8 से 3 नहीं बना पाता है। तो इसको कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, विचारों की उत्क्रमणता, उल्टा ना जा पाना। इतने लगा दिया बच्चे ने, परसेप्शन सेंट्रेशन, तो इसका 30 का हमारा तीसरा सही होगा।
चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। जो भी लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्लास को शेयर कर दिया करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक, आप सभी लोग को अच्छे से सीटेट क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।